माय माफिया लवर एपिसोड 45। नव्या का दिल कर रहा था कि वो विहान के गले लिपट के रोए। वो अपने ख्यालों में सोच ही रही थी कि विहान सच में उसे अपने गले लगा लिया। उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जाओ अब जल्दी फ्रेश हो जाओ। नव्या जाने के बजाय विहान की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और एक बार नहीं कितनी बार, हर बार तुमसे झूठ बोली हूँ। तुमने मुझे जेल से क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। नव्या के फेस पर आ रहे बालों को विहान ने नव्या के कान के पीछे किया और करते हुए कहा, तुम किसके लायक हो या नहीं, ये सिर्फ मैं तय करूँगा, तुम नहीं। अब बिना देर किए जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ। नव्या ने अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और कमरे से बाहर जाने लगी। उसका यूं बाहर जाता देखकर विहान ने पूछा, वॉशरूम जाने की बजाय तुम बाहर क्यों जा रही हो? विहान की बातें सुनकर नव्या वहीं रुक गई और पीछे मुड़कर विहान को देखकर बोली, इस कमरे में मेरे कपड़े नहीं हैं, दूसरे वाले कमरे में है जहाँ पर मैं पहले रह चुकी हूँ। ठीक है, तुम वहाँ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं यहाँ पर फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोलकर दोनों अलग अलग कमरे में चले गए फ्रेश होने के लिए। रात के करीब 9 बज रहे थे। विहान नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। नव्या अभी तक नीचे नहीं आई थी। विहान ने लेडी सर्वेंट को कहा, जाकर देखे। विहान के कहने पर सर्वेंट तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर नव्या के कमरे में गई। नव्या इस वक्त अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उतने में लेडी सर्वेंट ने कहा, मैम सर आपको नीचे बुला रहे हैं, डिनर रेडी हो गया है। नव्या का ज़रा भी खाने का मन नहीं था, पर वो मना भी नहीं कर सकती। उसे विहान से अभी भी डर लग रहा था, कहीं गुस्से में आकर उसे सजा ना दे। नव्या ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकली। नव्या ने हल्के पीले रंग की कुर्ती पहनी थी और साथ में वाइट कलर का प्लाजो। उसके बाल अभी भी थोड़े हल्के गीले ही थे। उसने अपने बालों को खुला यूं ही छोड़ दिया और मेकअप के नाम पर उसने लोशन के सिवाय कुछ नहीं लगाया था। इतनी रात को मेकअप करके भी क्या फ़ायदा? विहान उसे देखता ही रहा, उसकी नज़र हटी नहीं रही थी। नव्या डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। विहान के पास वाली चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने खाना सर्व करने लगी। विहान ने नव्या के लिए वेजिटेबल सूप बनाया था। नव्या उस सूप में स्पून गोल गोल घुमाए जा रही थी, जिसे देखकर विहान ने कहा, क्या हुआ, सूप में अंगूठी खोज रही हो? विहान के मुंह से इतना सुनकर नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सूप पीने लगी। नव्या को तो ज़रा भी मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। ऐसे ही कुछ टाइम तक दोनों ने खाना खाया। विहान बार बार नव्या को बोल बोल कर उसे खाना खाने के लिए बुलाया। मेंशन में वेदिका और मालविका रास्ते भर यही बातें करते आए थे कि ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, जिस पर मालविका को भी हाँ भरना था। अगर उसने सच किसी को बता दिया तो विहान उसको पकड़ने में ज़रा भी देरी नहीं होगी। उसने अभी तक जो कुछ भी किया है सब पता चल जाएगा, जिसमें उसकी भलाई है कि वो इस वक्त चुप ही रहे। उन दोनों को इतना लेट आता देखकर अनिका जी फिक्र जताते हुए बोली, तुम सब ठीक तो हो ना? और कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी दफ़ा कॉल किया? और नव्या कहाँ है? अनिका जी की डांट सुनकर वेदिका और मालविका एक दूसरे को देखने लगी। फिर वेदिका अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए बोली, मॉम भैया और भाभी आज नहीं आएंगे, वो दोनों आज बाहर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हम सब साथ में ही थे, तो डोंट वरी मॉम। अनिका जी थोड़ी फटकार लगाते हुए आगे बोली, तुम सब एक साथ में थे, कम से कम कॉल तो उठा सकते हो कि नहीं? कि उतना भी तुम लोगों से नहीं होता? मुझे कब से फिक्र सताए जा रहा था। इतने में दादी मजाकिया टोन में बोली, अरे बहू एक साथ टाइम बिताने दे, तभी तो पोते का मुंह जल्दी देख सकूंगी। उतने में अनिका जी अपनी बात क्लियर करते हुए बोली, माँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं तो बस इन्हें समझा रही हूँ। कम से कम
फ़ोन तो उठा लिया करो। वेदिका ने जल्दी से अनिका जी को गले लगाते हुए बोली। ओके मॉम, नेक्स्ट टाइम से कभी गलती नहीं होगी, सॉरी सॉरी। इतना बोलकर मालविका और वेदिका दोनों अपने अपने कमरे में चले गए फ्रेश होने के लिए। वेदिका फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। सोफे पर राहुल बैठा था, इस वक्त अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वेदिका राहुल के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसकी गोद में बैठते हुए बोली, आज तुमने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं कैसी दिख रही हूँ? जिस पर राहुल ने उसकी कमर को पकड़कर सहलाते हुए कहा, मतलब जैसे रोज़ दिखती हो, बिल्कुल वैसे ही दिख रही हो। वेदिका ने तुरंत राहुल के हाथ पकड़कर अपनी कमर को छुड़ाते हुए बोली, सच में राहुल, तुम्हें कुछ भी फ़र्क मेरे फेस पर नहीं दिख रहा। राहुल वेदिका की गाल पकड़कर धीरे धीरे घुमाकर उसके बैक साइड, फ्रंट साइड सभी की तरफ देखते ही कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जैसे रोज़ दिखती हो, बिल्कुल वैसे ही हो। प्लास्टिक सर्जरी करवाने का कोई इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? सर्जरी का नाम सुनकर वेदिका चिढ़ते हुए बोली, राहुल, तुम सच में एक नंबर के बोरिंग पर्सन हो। इसका मतलब तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। इतना बोलकर वेदिका राहुल की गोद से उठ खड़ी हो गई और जैसे ही कदम आगे बढ़ाई कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसके इस तरह से खींचने से वेदिका उसकी गोद में जा गिरी, जिस पर वेदिका ने बच्चे जैसा फेस बनाकर बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम ना हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। राहुल ने वेदिका को और भी जकड़ लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे घुमा फिरा कर क्यों पूछ रही हो? ऐसे भी पूछ सकती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ और मेरा एक ही जवाब होता, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। इतना बोलते वक्त राहुल ने वेदिका के माथे पर, गाल पर, नाक पर और होठों पर हर जगह किस करने लगा। उसके इस तरह से किस कर देने से वेदिका ने अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डालकर बोली, सच कह रहे हो ना? इतना सुनकर राहुल ने वेदिका का नाक खींचते हुए कहा, ये लो, पूरा गुड़ गोबर कर दिया तुमने। मेकअप लगाकर कुछ फ़ायदा नहीं तुम्हें। राहुल मेहरा ने जिस लड़की को बचपन से देखा है, उसकी खूबसूरती को अच्छे से जानता है। ठीक है, तुम्हारा पार्लर जाना, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वेदिका मुझे हर रूप में अच्छी लगती है। वेदिका ने अपनी कोहनी से राहुल के पेट में मारते हुए बोली, बहका रहे हो ना मुझे? जिस पर राहुल अपनी आंखें छोटी करते हुए वेदिका को देखते हुए कहा, यह बहकाना क्या होता है? तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी छू सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इतना बोलते वक्त राहुल वेदिका के हर जगह चूमना स्टार्ट कर दिया, जिस पर वेदिका भी हंसते हुए उसका साथ देने लगी। यूं ही दोनों सोफे पर ही चालू हो गए। दूसरी तरफ वेला में रात के 11 बजे नव्या कमरे में आ गई थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही सब घूम रहा था जो कि उसने दोपहर से देखी हुई थी। वो अपने दिमाग से बार बार जोर दे रही थी कि वो किस तरह से भागते भागते राज के लिए पैसे लेकर गई और बदले में उसे क्या मिला, इल्ज़ाम, कैदी, सज़ा। अपने पापा के बारे में भी सोच रही थी, किस तरह उसके पापा सभी के सामने हाथ जोड़े मदद के लिए भीख मांग रहे थे। अगर आज विहान ना होता तो ना जाने क्या दिन देखना पड़ता। मेरी वजह से सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। नव्या ये सारी बातें खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं विहान विला से बाहर गार्डन में आकर कॉल पर किसी से बातें कर रहा था। क्या हुआ उसका? कुछ पता चला कहाँ है इस वक्त? कॉल की दूसरी ओर से उस पर्सन ने कहा, बॉस, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ और किस इलाके में छुपकर बैठा है? जैसे ही पता चल जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। विहान ने हाँ कहा और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इतना बोलकर विहान वापस विला के अंदर सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे में आ गया। विहान कमरे में आया तो नव्या कमरे में नहीं थी।
विहान अपनी चारों तरफ नज़रें घुमाया पर उसे नव्या कहीं नज़र नहीं आई। वो तुरंत बालकनी की ओर बढ़ गया क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा खुला था। इस वक्त नव्या बालकनी में खड़े दोनों हाथ फोल्ड किए आसमान की ओर देख रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। नव्या के पीछे विहान भी आकर खड़ा हो गया। नव्या को ज़रा भी एहसास नहीं था उसके पीछे कोई खड़ा है। वो रोते हुए आगे बड़बड़ाना जारी रखी। सब सच कहते हैं कि मैं बचपन से ही कलंक पैदा हुई हूँ। कलंक वर्ड सुनकर विहान ने तुरंत कहा, और ऐसा तुम्हें कौन कहता है? नव्या 1 मिनट के लिए डर गई और वो तुरंत पीछे पलटकर विहान को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। विहान एकदम नव्या के करीब आकर अपनी उंगली के सहारे चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन कहता है तुम्हें? इस तरह से सवाल पूछने पर नव्या थोड़ी सी सहम गई। वो क्या बोले, किसका नाम बताए, जबकि उसने ना जाने कितने दुखों के पहाड़ झेल चुकी है। नव्या को कुछ ना बोलता देखकर विहान ने आगे कहा, क्या तुम्हारी फैमिली मेंबर में ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली में तो तुम्हें ऐसा कोई कह नहीं सकता, या कोई और कहता है जिसका नाम तुम मुझे बता नहीं सकती। नव्या ने सोचा कि अगर वो कुछ बोली नहीं तो विहान उसके सामने क्वेश्चन के पहाड़ खड़ा कर देगा। इसीलिए उसने तुरंत बोली, नहीं, अब कोई मुझे ऐसा नहीं कहता, सिर्फ बचपन में कहा करते थे, मम्मी की डेथ के होने के बाद। विहान ने अपने अंगूठे से नव्या के आंसू साफ करते हुए कहा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो चलकर आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। विहान नव्या का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आया और एक हाथ से बालकनी का डोर बंद कर दिया। नव्या उसी कपड़े में बेड पर जाकर धड़ाम से गिरी, सोने लगी। विहान उसे देखकर पूछा, तुमने कपड़े चेंज नहीं किया? क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सोने वाली हो? नव्या ने तुरंत विहान की तरफ देखकर उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली, हाँ, मेरे पास नाइट कपड़े नहीं हैं, इसीलिए मैंने जो हल्के कपड़े थे वो पहन लिए, क्योंकि साड़ियाँ ज़्यादा ही वर्कड हैं। विहान ने बेड की तरफ बढ़ते हुए लाइट ऑफ कर दिया, जिस पर नव्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो हर टाइम में किया करती थी। नव्या ने दिन भर रोने की वजह से वो अभी भी रुक रुक के सिसकियाँ ले रही थी, जो विहान सुन सकता था। विहान ने तुरंत अपने एक हाथ से साइड का टेबल लैंप लाइट ऑन कर दिया। वो देख सकता था नव्या एकदम सिकुड़ के सोने की कोशिश कर रही थी। विहान थोड़ा उठा और नव्या की बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विहान ने ये इतना जल्दी किया कि नव्या उसके नीचे थी और विहान उसके ऊपर, और अपना आधा भार उसके ऊपर डाल दिया और एक हाथ से उसके फेस पर फेरते हुए कहा, तुम अभी तक रो क्यों रही हो? उन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था। अब जाकर भी नव्या ना इधर देख सकती थी ना उधर। वो विहान की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। नव्या इतना शब्द बोलकर रुक रुक के बोल रही थी। विहान समझ सकता था कि नव्या के दिमाग से अभी तक वो सारी बातें निकल नहीं रही है और वो चाहे तो भी उसे नींद नहीं दे सकता। विहान को सोचने लगा, उसे वो पल याद आया जब वो दोनों दिल्ली में थे। नव्या ने विहान को किस किया था और किस करने के साथ वो ये भी कही थी कि उसने मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए ये किस की है। विहान को भी ये ट्रिक अच्छा लगा। वो मंद मंद मुस्कुराया, जैसे वो कुछ भी ऐसा करने वाला है उसे देखकर समझना बहुत मुश्किल है। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। विहान को सोचकर धीरे धीरे नव्या की ओर बढ़ने लगा। उन दोनों के बीच में अब सिर्फ 1 इंच का ही फर्क रह गया था और विहान ज़्यादा ना ज़्यादा ध्यान दे वो तुरंत अपने होठ नव्या के होठ पर अपना कब्जा कर लिया। इस एहसास से तो नव्या दंग रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आज नव्या ने विहान को रोका नहीं और ना ही कोई बगावत की। उसका यूं ही शांत रहना विहान बड़े प्यार से
उसके होठों को चूम रहा था, कभी निचले होठ तो कभी ऊपरी होठ को। विहान अपनी जीभ से उसके होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था। नव्या तो इस एहसास से सुन्न पड़ गई थी। उसके पूरे शरीर में सिरन सी लहर दौड़ पड़ी। वो हिलने की कोशिश करती है पर विहान अपना पूरा बॉडी का प्रेशर उसके ऊपर डाल देता है, जिस कारण से वो हिल तक नहीं पाती। विहान नव्या के होठों पर और प्रेशर देता है जिससे उसके होठ खुल जाते हैं। विहान तो सब कुछ भूलकर सिर्फ नव्या को किस करने में खो सा ही जाता है। पहले तो उसने सोचा था एक सिंपल सा किस करके उससे नव्या से अलग हो जाएगा, लेकिन जब उसके होठों को नव्या के होठों का स्वाद मिल गया तो उसे पाने की और चाह बढ़ गई। उसकी सिंपल किस पैशनेट में बदल गई और उसे पता भी नहीं चला। उसके इसी तरह से किस करने से नव्या भी फील करने लगी, उसे काफ़ी अच्छी फीलिंग दे रही थी। वो अपना सब दर्द और परेशानी भूल गई। विहान की किस में वो घुलने लगी। विहान को नव्या को किस कर कर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वक्त के साथ उसकी किस और भी डीप होती जा रही थी। वो कभी उसके होठों से खेलता तो कभी उसकी जीभ से। विहान अपना टंग नव्या के मुंह में डालकर हर कोने का स्वाद ले रहा था। उसका हाथ नव्या के शरीर पर चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका इरादा नव्या को खा जाने का है। वो रुकने के बारे में सोचता ही नहीं था, लेकिन अब नव्या की सांस फूलने लगी, जिसे महसूस कर अब ना चाहते हुए भी विहान को उसे छोड़ना ही पड़ा। धीरे से उसके होठों को छोड़कर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर उसके लाल पड़े होठों को गौर से देखने लगा। नव्या अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विहान जिसका अब अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, ऐसे ही कुछ पल नव्या को देखते देखते दोबारा किस करने लगा। नव्या तो एकदम सुन्न पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो विहान को कैसे रोके, क्योंकि विहान का भार अब उसे सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि विहान ने अपना सारा भार उसके ऊपर डाल दिया था। नव्या उसके नीचे अपने आप को कमज़ोर फील करने लगी, लेकिन इस बार विहान ने नव्या को ज़्यादा ना परेशान करते हुए अपने एक हाथ से बेड को सपोर्ट दे रखा था। वो समझ गया कि नव्या को उसका भार सहन नहीं हो रहा। अपने आप को कंट्रोल कर जल्दी से नव्या से अलग हो गया। उसके अलग होते ही नव्या को कहा, ओपन योर आइज़। नव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। तुरंत उसकी नज़रें विहान की नज़रों से टकरा गई। उसकी आंखों में देखकर विहान काफ़ी नरमी से कहता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? इतना बोलकर विहान नव्या के ऊपर से हटा साइड में लेट गया। वहीं धीरे से नव्या अपना हाथ ऊपर उठाकर अपने होठों को छूती है। इस एहसास को फील कर खुद ब खुद अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान ने वापस अपने एक राइट हैंड से नव्या की कमर को अपने ऊपर ले लिया और लेफ्ट हैंड से टेबल पर लाइट लैंप को बंद कर दिया। लाइट बंद होने के बाद भी नव्या ने आंखें बंद नहीं की। अब तो उसकी नींद कोसों दूर चली गई, जाती भी क्यों नहीं। आज विहान ने वो किया जो नव्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। विहान उसके एहसासों को अच्छे से भांप रहा था। नव्या विहान की कमर पर हाथ फेरते शरारती लहजे में कहा, क्या हुआ? ये तुम्हारी ही ट्रिक है ना? वैसे बुरा भी नहीं है। नव्या तुरंत समझ गई कि विहान क्या कहना चाहता है। अब वो क्या ही बोले, क्योंकि शुरुआत तो उसने ही की थी विहान को पहली बार किस करके, जिसका फ़ायदा आज विहान उठा रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देर रात से आया और सीधे वार्ड में अपने डैड से मिलने चला गया। हान के आने तक अभय उसका ही इंतज़ार कर रहा था। अभय हान को देखकर स्टूल से उठ खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हुए कहा, तू आ गया, बहुत जल्दी आया। डायरेक्ट कल सुबह आना चाहिए था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान के फेस का भाव ही बदल गया। वो अभय को समझाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे आने में देर हो गया। मुझे पता है
तूने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। अभी डैड कैसे हैं? अभय अब सीधे सीधे बात करते हुए कहा, अंकल ने अपने टाइम पर खाना खाया और मेडिसिन ले लिया है, और तुझे दिखाई तो दे ही रहा है, वो अब आराम कर रहे हैं। हाँ, अभय की फिक्र करते हुए पूछा, क्या तूने खाना खाया? तूने तो खाया ही नहीं होगा। चल कहीं आसपास के होटल में देखकर खाना खा लेते हैं दोनों। अभय अपना हाथ पेट पर रखकर सहलाते हुए कहा, हाँ जल्दी चल, मुझे बहुत भूख लगी है, और अगर एक पल के लिए भी तूने लेट किया ना तो मैं तुझे खा लूँगा। अभय की बचकानी बातें सुनकर हान हंस देता है, पर वो तुरंत उसे गले लगाकर थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि वो जानता है कुछ भी हो जाए उसका दोस्त उसके बुरे हालात में उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि उसके लिए अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया। वो दोनों जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तभी कॉरिडोर पर उत्तम जी फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। उनको देखकर हान वहीं रुक गया और धीरे धीरे उनकी तरफ चलते हुए उनके पास आया। उत्तम जी को देखकर हान को तुरंत नैना का याद आ गया। उसे लगा नैना भी यहीं आसपास होगी। वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगा, पर उसे नैना नज़र नहीं आई। तब तक उत्तम जी ने अपना कॉल कट कर पीछे मुड़े और वो हान को देखकर तुरंत बोल पड़े, साहेब आप यहाँ क्या कर रहे हो? हान समझ गया कि उन्हें कुछ पता नहीं है। वो तुरंत अपने पापा के बारे में सब बताने लगा, और बताने के बाद उसने ये भी पूछा कि नैना के पापा की तबीयत अब कैसी है। उत्तम जी ने नरेश जी की तबीयत के बारे में बताया कि वो पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और डॉक्टर ने ये भी बताया है कि वो कुछ ही दिनों में उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुनकर हान को भी अच्छा लगा कि उसके पापा को जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाए, ताकि वो जल्दी से शादी की बात सबसे बताए। और उनसे बातों ही बातों में नैना के बारे में भी पूछा। उत्तम जी ने नैना के बारे में बताते हुए कहा, आज वो सुबह से घर गई है और ये बताकर गई है कि वो आज हॉस्पिटल नहीं आएगी। कुछ परेशान सी दिख रही थी। मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, मुझे यही लगा कि रोज़ हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसका भी मन ऊब गया होगा, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो आज घर पर ही आराम करे। उत्तम जी ने आगे कहा, क्या मैं तुम्हारे पिताजी को एक बार देख सकता हूँ? हान अपने मन में सोचने लगा कि नैना के मामा अभी डैड के सामने गए तो डैड कुछ ना कुछ खुशी के मारे कह देंगे और बात बिगड़ सकती है, इसीलिए मुझे अभी डैड को इन लोगों से दूर ही रखना पड़ेगा। हान ने बात बनाते हुए कहा, अंकल डैड तो सो गए हैं, आप उनसे कल मिल लीजिएगा। हान की बातें सुनकर उत्तम जी सहमति दिखाते हुए बोले, कोई बात नहीं साहब, मैं कल सुबह उनसे ज़रूर मिल लूँगा। और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही अभय ने हान से कहा, ये कौन था? दोनों कार में आकर बैठ गए। हान स्टेयरिंग पर हाथ रखकर बोला, ये नैना के मामा हैं। तुम्हें बताया तो था, उसके पापा इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। नैना का नाम सुनते ही अभय को सुबह वाली बात याद आई। वो पूछने लगा, अब तुम अपने और नैना के बारे में मुझे कुछ बताओगे? हान ने कहा, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब क्लियर कट बता दूंगा। अभय अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतने साल इंतज़ार किया है तो कुछ घंटे और ही इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दोनों होटल के बाहर गार्डन एरिया में स्मोक करने लगे। अभय अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा, चल अब बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तू आगे क्या करने वाला है? अभय का इतना कहना कि हान कुछ गहरी सोच में पड़ गया। वो फिर नैना के बारे में सोचने लगा, क्या उसने सुबह सुबह जो कहा वो सही कहा? जो वो करने जा रहा है क्या वो सही करने जा रहा है? कि तभी अभय ने वापस कहा, अब क्या बताने के लिए तुझे और 2 साल लगेगा। हाँ सिगरेट नीचे ज़मीन पर फेंक पैर से मसलते हुए कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं शादी करूँगा, पर अपनी पसंद से करूँगा। हान की इतनी बात सुनकर अभय रोए या हंसे वो
कन्फ्यूज़न में उसे देखने लगा और अपने आईब्रोज ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो वो लड़की क्या है? अभय बोल ही रहा था कि उसकी बात बीच में काटते हुए हान बोल पड़ा, हाँ मैं नैना मित्तल से शादी करने का फ़ैसला लिया हूँ। और वो अभय का क्वेश्चन सुनकर हान उसकी तरफ देखने लगा। हान को भी पता था कि अभय क्या कहना चाहता है। वो अपने दिल को झुठला सकता है पर सच्चाई तो नहीं बदल सकता। हकीकत तो यही है कि वो किसी से प्यार नहीं करता और ना ही नैना उससे करती है। फिर ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? हान ने ये रिश्ते के लिए बहुत सोचा और उसने ये निर्णय लिया कि वो करने जा रहा है। वो सही करने जा रहा है क्योंकि सवाल उसके डैड का है और वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। हान के दिमाग में यही सब चल रहा था कि अभय वापस बोल पड़ा, फाइनली तुझे वो लड़की पसंद आ गई जैसा तू चाहता है, गाय बकरी भैंस। अभय की बातें सुनकर हान चिढ़ते हुए कहा, ये तो क्या बोले जा रहा है? मैं ऐसा कुछ नहीं देखा हूँ उसके अंदर। हाँ ये अलग बात है कि वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले में कमज़ोर है। अभय ताली बजाते हुए हंसने लगा। उसका इस तरह से ताली बजाना हान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर वो हंस रहा हो। अब हान ज़्यादा इरिटेट होने लगा। उन सभी बातों को इग्नोर कर अभय से कहा, अब तुझे घर जाना चाहिए, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। अभय अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए आगे कहा, ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर जाते जाते तुझे बता के जा रहा हूँ, तू जो भी कर रहा है सोच समझ कर कर। ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो तू प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। तू एक रिश्ते में बंधने जा रहा है जिसे तुझे बड़ी शिद्दत से निभाना पड़ेगा। समझ रहा है ना मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? हान बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर अभय ने हल्की मुस्कुराहट फेस पर रखते हुए उसे गले लगा लिया और प्यार से कहा, चल अब चलते हैं। वो दोनों कार में आकर बैठ गए और हान ने कार चलाना स्टार्ट किया। दोनों हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। कार से बाहर निकलते ही अभय ने हान को हाई फाई देते हुए कहा, चल अब मैं चलता हूँ, सुबह घर पर मिलूँगा। वैसे डॉक्टर ने कहा है कल डिस्चार्ज हो जाएगा। अभय बोल ही रहा था कि हान ने उसे वापस गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरे दोस्त, तू हमेशा मेरा भला ही सोचता है। और हाँ संभल कर जाना, गाड़ी ज़्यादा फास्ट मत चलाना। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। अभय अपनी कार पार्किंग एरिया में पार किया था। हान को बाय बोलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गया। उसके जाते ही हान वापस नैना की सोच में डूब गया। हान अपने कार से टेक लगाकर अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले यूं ही काली अंधेरी रात को देख रहा था। यूं ही देखते देखते खुद से कहा, तो तुम आज सुबह से हॉस्पिटल नहीं आई हो, ठीक है, देखता हूँ कब तक नहीं आती हो, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। इतना बोलकर हान हॉस्पिटल के अंदर चला गया और उसके डैड जिस वार्ड में थे वहाँ गया। स्टूल लेकर उनके पास बैठ गया। इमोशनल होते हुए डैड को देखने लगा। इस वक्त उसके डैड बड़े सुकून से सो रहे थे, जिसे देखकर हान को काफ़ी अच्छा लगा और वो अपने मन में कहने लगा, डैड आप जो चाहोगे वही होगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेंशन में करीब रात 1:20 पर इतनी काली गहरी रात में सभी लोग अपने कमरों में आराम और सुकून से सो रहे थे। वहीं मालविका, जिसकी सुकून, चैन, नींद सब खराब हो गया था, उसकी आंखों पर नींद तो कोसों दूर थी। वो राज को लगातार कॉल लगाए जा रही थी, पर उसका कॉल इस वक्त नॉट रीचेबल आ रहा था, जिस पर चिढ़ते हुए मालविका ने अपना मोबाइल बेड पर फेंक दी और कमरे में इधर से उधर घूमते हुए सोफे पर बैठकर अपने बालों को गुस्से से नोचने लगी। गुस्से से उसका दिमाग फटे जा रहा था। वो इस वक्त इतनी बौखला गई थी, अगर उसके सामने राज या नव्या आ गए तो वो जान से मार डालेगी। उसका गुस्सा
शांत होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर से राज का कॉल नहीं लग रहा, जिस वजह से उसका खून अंदर ही अंदर जल रहा था। वो लगातार राज को गालियां दिए जा रही थी। दांत पीसते हुए वो खुद से बोली, इससे तो एक काम नहीं होगा, ना जाने कहाँ छुपकर बैठ गया है। ये क्या खाक काम करेगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं किसी टेम्पररी गुंडे को हायर कर लेती थी। यही सब सोचकर वो सोफे से उठ खड़ी हुई। इस वक्त उसका कमरे में दम घुटने लगा है, जिस वजह से वो बालकनी में चली गई। खुले में वो ठंडी ठंडी हवाएं लेने लगी और ज़्यादा दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी, अब तुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैं इन टट्टुओं के भरोसे नहीं रह सकती। नहीं तो पता चला उस बुढ़िया का बोला हुआ सच हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।